हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकी कुमार बहादुर और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एकेडमी में, जहां हम झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के कॉमर्स के क्लास 11th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड के द्वारा जो फर्स्ट टर्म यानी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का क्लास 12th जो मॉडल पेपर जैक ने जारी किया है उसका जो फर्स्ट सेट है बीएसटी का फर्स्ट सेट मैंने करवाया था। और मैं कहा था कि रोज़ ही हम एक एक सेट्स कवर करेंगे और मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करवाऊंगा। तो आज हम लोग बीएसटी का ही जो सेकंड मॉडल पेपर है यानी सेट टू, बीएसटी का सेट टू को कवर करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है बिजनेस स्टडी। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, समय 1.5 घंटा एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है सेट टू। सेट वन कर चुके हैं। जो स्टूडेंट सेट वन का वीडियो नहीं देखे वो जल्दी से जाके पहले सेट वन का वीडियो देख करके आइए, उसके बाद सेट टू का वीडियो देखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही करके बारी बारी से मैं आपको सारे सेट्स जो है वो कंप्लीट करवाते रहूँगा। हिंदी स्टूडेंट चाहे इंग्लिश स्टूडेंट, दोनों ही के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को आज सेट टू कवर करवाऊँगा। चलिए आइए, समय ना गवाते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं जूम करके ला देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि हमें पढ़ने में और उसे एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। ठीक है सर, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पॉइंट ए पे बोला जा रहा है, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेटेड प्रोसेस। तो पूछ रहा है कि जो मैनेजमेंट होता है, क्या वो मैनेजमेंट उद्देश्य को देख के यानी कि ऑब्जेक्टिव को देख के बनाया जाता है? हाँ सर, क्योंकि जब आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो आप लोग उस ऑब्जेक्टिव के लिए ही सबसे पहले आप जो है प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं। यानी मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट ही होता है गोल के लिए, ठीक है। तो सर ये आंसर ए ठीक है। बी देखते हैं, बोला जा रहा है प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जी हाँ, क्योंकि देखो पर मैनेजमेंट पे इतने सारे वर्क करने पड़ते हैं और कोई भी पर्सन इन सारे वर्क को जो है वो अकेले नहीं कर सकता है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, मैनेजमेंट के जितने भी वर्क्स हैं उनको ग्रुप में किया जाता है। और जो हमारे अर्थशास्त्री हैं कुंटज ओडेनोल, उन्होंने भी यही कहा है कि जो मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। ए बी भी सही है। सी में बोला जा रहा है प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मैनेजमेंट इज ए रिलेटेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स। जो प्रबंध होता है, क्या उसके जो वर्क है, काम है, क्या वो ह्यूमन एफर्ट से रिलेटेड होते हैं? हाँ सर, क्योंकि मैनेजमेंट के सभी काम जो हैं वो ह्यूमन बींग्स मानव ही करते हैं। यानी वो मानव के जो प्रयासों हैं उन्हीं के द्वारा ही उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो सर ये तीनों ही आंसर जो हैं वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। थोड़ा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। कल के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। देखो सिंपल बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला बात है कि मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट से अगर प्रोडक्शन करता है। सपोज कर लो कि मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके के फैक्ट्रियों का ऑप्शन दे रहा हूँ। एक फैक्ट्री है जो पुराने तरीके से परंपरागत तरीके से वस्तुओं का उत्पादन करता है, और एक फैक्ट्री है बी जो आधुनिक तरीके से यानी टेक्नोलॉजी से गुड्स का प्रोडक्शन करता है। तो इन दोनों ही फैक्ट्री में उस फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी जो टेक्नोलॉजी को अपनाता है, ठीक है ना। तो जब कभी भी कोई भी पर्सन अगर टेक्नोलॉजी से यानी कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्शन करता है तो उसमें से प्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर है ए। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्यों के घंटे में होती है। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। देखो जी, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लो मैं आपको एक जगह आपको मान लीजिए काम करवाना है, और वहाँ आपने एक मजदूर को काम पे लगाया और उस मजदूर को आपने कहा कि आपको जो है 10 फीट गड्ढा खोदना है।
और गड्ढा खोदने के लिए उन्होंने पुराने तौर तरीकों को अपनाया उस मजदूर ने। तो वो उस गड्ढे को खोदने में 10 फीट गड्ढे को खोदने में सपोज कर लो कि उसने 2 घंटा लगाया 10 फीट गड्ढे खोदने में। अगर उसी के जगह उस आदमी को ना लगा के अगर आप मान लो कि जेसीबी या अगर पोपलेन से अगर आप गड्ढा करना खोजते, यानी वही गड्ढा जब आप मशीन से करते तो आपको 2 घंटा की जगह मुश्किल से 20 या 30 मिनट में आपका वो 10 फीट का गड्ढा कंप्लीट हो जाता। यानी क्या होता है, जब पुराने तौर तरीके से जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें जो वर्किंग आवर होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जब हम लोग कभी भी साइंटिफिक मैनेजमेंट से कोई भी काम करते हैं तो वर्किंग आवर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई भी पर्सन साइंटिफिक मैनेजमेंट से काम करता है तो उसका जो वर्किंग आवर है वो वर्किंग आवर क्या हो जाता है, घट जाता है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का यही तो फीचर्स है जी, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, टाइम कम करता है और साथ ही साथ प्रॉफिट के मार्जिन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उस साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो वर्किंग आवर होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर ढूंढते हैं। देखो ऑप्शन नंबर बी पे कहा गया है डिक्रीज, ये इसका राइट आंसर है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अस्थायी उपयोगी योजना का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग यूज प्लान, यानी कौन सा प्लान है जो एकदम लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, सबसे पहला बोला है ऑब्जेक्टिव, सर ये पार्ट होता है। पॉलिसीज यानी नीति, सर ये होता है। कार्यक्रम, ये पार्ट नहीं होता है। याद रखिएगा, कार्य विधि प्रोसीडर, कार्य विधि प्रोसीडर अगर वो लिखा होता तो वो पार्ट होता, लेकिन कार्यक्रम जो होता है ये इसका पार्ट नहीं होता है। सर नियम, सर बिल्कुल रूल्स होते हैं। तो बोला गया है था कि कौन इसके प्रकार नहीं है, तो कौन इसका प्रकार नहीं है जी, कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। पहला, लाभ अर्जन करना, प्रॉफिट अर्निंग। क्या मैनेजमेंट का काम जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से होता है। हाँ सर बिल्कुल सही। संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए यानी संगठन के विकास के लिए काम करता है। बिल्कुल सही सर। नीति निर्धारण, पॉलिसी डिटर्मिनेशन। आपका जो भी नीति है उस नीति को पूरा करने में या नीति निर्धारण में मदद करता है। यस सर बिल्कुल सर, सभी में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे 6 नंबर पे बोला है फेडरिक विंस्लो टेलर। फेडरिक विंस्लो टेलर का मतलब है FW टेलर। ठीक है, फेडरिक विंस्लो टेलर। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि FW टेलर का पूरा नाम क्या है। तो FW टेलर का पूरा नाम है फेडरिक विंस्लो टेलर। पूछा जा रहा है उनका जन्म कहाँ हुआ था। फेडरिक विंस्लो टेलर वाज बोर्न इन, मैंने कल भी बताया था जो फेडरिक विंस्लो टेलर है उनका जन्म USA यानी अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में हुआ था। और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, वो था हम लोगों का कौन, हेनरी फ्योल। किसके बारे में बताया था मैंने आपको, हेनरी फ्योल। उनका जन्म हुआ था फ्रांस में। तो यहाँ हम लोगों से पूछा गया है किनके बारे में, FW टेलर के बारे में। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, USA में। तो ये राइट आंसर है डी। चलो 7 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेश दिया है और बोला है का अर्थ है किसी काम को समय पर पूरा करना। डॉट मीन्स कंप्लीटिंग ए टास्क ऑन टाइम, यानी किस चीज़ से आप अपने काम को टाइम पे पूरा कर सकते हैं। सर प्रक्रिया से, सर प्रोसेस, प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस से ही हम अगर चलेंगे तो कोई भी काम को हम लोग टाइम पे पूरा कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन पे, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दिस स्टेटमेंट ऑफ, मतलब किसने ये कहा था कि प्रबंध जो है वो एक तरीके का पेशा है। देखिए मैं कैसे याद, आपको किस तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है। पूछा जा रहा है किसने कहा है कि प्रबंध एक पेशा है, तो इस पेशा से एक वर्ड बन के आ जाएगा पैसा। पैसा से क्या बन के आ जाएगा जी, पैसा। और ज़रा बताओ तो किस कंट्री के पास अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पैसा है। सर अमेरिका, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। तो पैसा का बात ज़्यादा कौन करेगा, अमेरिका। पैसा का बात ज़्यादा कौन करेगा, अमेरिका। तो प्रबंध एक पेशा है, ये किसने कहा था जी, अमेरिका प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये कहा था। ठीक है सर, चलिए आगे। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है 9 नंबर पे, नियोजन है, प्लानिंग जो होता है वो किस तरीके का होता है। बोला गया है लक्ष्य अभिमुखी यानी गोल ओरिएंटेटेड। क्या हम लोग कोई भी प्लानिंग करते हैं वो गोल को देख के करते हैं। सर बिल्कुल सही, गोल होगा तभी तो सर प्लानिंग करेंगे।
पॉइंट नंबर बी, उद्देश्य अभिमुखी, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेटेड, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव होता है क्या उस ओर देखता है प्लानिंग, बिल्कुल सही सर। मानसिक प्रक्रिया, क्या प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है, हाँ सर, क्योंकि एक पागल इंसान यानी एक मंद बुद्धि का इंसान कभी भी एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकता है। सर ये चारों सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, डी इज ए राइट आंसर। 10 नंबर पे बोला गया है एक अच्छा नियोजन होता है, ए गुड प्लान इज, ये मॉडल पेपर 1 में भी, सेट 1 में भी पूछा था। एक अच्छा प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए, बोला गया है एक्सपेंसिव होना चाहिए, नहीं सर। टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए, नहीं सर। रिडिक्ड होना चाहिए, नहीं सर। बैलेंस्ड होना चाहिए क्या, सी नंबर, हाँ सर। बैलेंस्ड का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जिसको हम समय के अनुसार उस नियोजन में कुछ कुछ परिवर्तन कर सके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संतुलित, बैलेंस होना चाहिए। 11वें नंबर पे बोला जा रहा है केंद्रीयकरण का अर्थ है, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर ऑफ अथॉरिटी या पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जब आपके पास होगा, आप एक अकेला आदमी ही हैं, आप ही सारे संगठन के लिए जितने भी आपके राइट्स हैं, जितने भी डिसीजन हैं, निर्णय हैं, जब आप वो खुद लेते हैं तो कहलाता है कि वो सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीयकरण है। तो बोला जा रहा है केंद्रीयकरण का अर्थ है यानी सेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है अधिकारों का धारण करना, रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी, यानी जितने भी राइट्स है वो राइट्स अपने पास रखना, ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में कहा गया है डॉट कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डॉट डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज़। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉय खुद चूज करता है यानी अपने आप वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन ऐसा है जो अपने आप फॉर्मेशन हो जाता है, बी इज ए राइट आंसर। आगे बोला गया अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सत्ताएं होती है, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी है वो कैसे होता है, वो अथॉरिटी होता है समतल। कैसे होता है जी, अथॉरिटी समतल होता है, यानी सीधा, एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, सीधा सीधा होता है। किस तरह से होता है जी, सीधा सीधा। याद रखना अनौपचारिक संगठन में समतल होता है और औपचारिक संगठन में ऊपर से नीचे की ओर, यानी टॉप लेवल से मिडिल, मिडिल से लोअर, लेकिन अनौपचारिक में समतल होता है, एकदम बेस। तो बोला गया अनौपचारिक संगठन में सत्ताएं कैसी होती है, ऑप्शन ए केंद्रीयकृत, ऑप्शन बी ऑप्शन ए विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन ए केंद्रित यानी सेंट्रलाइज्ड, या ऑप्शन सी समान रूप से, या इनमें से कोई नहीं। सर कोई नहीं, क्योंकि समान रूप से नहीं होता है, समतल होता है। मैंने अभी क्या बताया था, क्या होता है, समतल होता है, समान नहीं होता है, समतल होता है, इसलिए आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर पे बोला गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। 14 नंबर पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्य के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, बोला गया है फॉर विच टाइप्स ऑफ वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मॉडल पेपर सेट 1 का ही है। किस तरीके के कार्य के लिए जी, बताया था मैंने आप लोगों को, गोपनीय कार्य यानी सीक्रेट वर्क, जो आपका सीक्रेट वर्क होता है आप उसके लिए कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते हो। थोड़ा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन। 15 नंबर पे पूछा गया है नियुक्तिकरण पर किया गया व्यय धन क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या कहलाता है, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग। स्टाफिंग के लिए आप जो भी पैसा खर्च करते हो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सेम वैसा ही आप प्लानिंग के लिए जो भी पैसा खर्च करते हो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। 16 नंबर पे बोला जा रहा है नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग का मतलब क्या है, क्या स्टाफिंग जो है संगठन का एक भाग है, पार्ट ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन है, यस सर। कर्मचारी प्रबंध का कार्य है, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट, यानी आप उद्योग के लिए या संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एम्प्लॉयज़ को ढूंढ रहे हो, हाँ सर। ऑप्शन सी पे बोला प्रबंध का कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यस सर, बिल्कुल मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन है। तो सर इनमें से सभी डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही सही है। 17 नंबर पे बोला जा रहा है कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ लोगों को ट्रेनिंग देना सर आवश्यक है, नेसेसरी, चाहिए ही। अगर उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो कोई भी कर्मचारी अपना काम सही तरीके से कैसे करेगा सर, तो ए इज ए राइट आंसर। आगे पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन पे कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित नहीं है, डेवलपमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज डज नॉट इंक्लूड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे कर्मचारियों का विकास नहीं होगा, सर पदोन्नति यानी प्रमोशन, सर प्रमोशन से कर्मचारियों का डेवलपमेंट विकास होता है।
हस्तांतरण, एक काम से दूसरे काम पे भेज देना, एक जगह से दूसरे जगह भेज देना, सर इससे भी उन लोगों का डेवलपमेंट होता है। डीन पे बोला जा रहा है ट्रेनिंग, सर ट्रेनिंग से भी डेवलपमेंट होता है। लेकिन सर रिटायरमेंट, अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट कर देंगे तो क्या डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, वो तो काम को छोड़ के चला जाएगा। तो हाँ सर, यानी रिटायरमेंट से यानी अवकाश ग्रहण से कर्मचारियों का विकास नहीं होता है सर। 19 नंबर, 19 नंबर पे बोला गया है आ, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया का अंग है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शंस लाइंस इज ए पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन को ना अच्छा से समझना, क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा है। क्या बोला जा रहा है जी? ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटी। मान लो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जितना भी काम होगा, मान लो एक ग्रुप में अगर 20 लोग हैं और उन 20 लोगों को अगर आपको अलग अलग काम देना है, तो आप उन ग्रुप्स में जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच काम को बांट दीजिएगा, यानी काम का डिवीज़न कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? डिवीज़न। तो याद रखना, जब कभी भी अगर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होगा तो उनके बीच आप कार्य को क्या कर दीजिएगा? डिवीज़न, यानी आप उसको क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, प्रभागीय संगठन का, यानी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। 20 नंबर में पूछा गया है नियुक्तिकरण के अंतर्गत चयन किया जाता है। इन स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन बाय, मतलब स्टाफिंग किनके किनके द्वारा किया जाता है? निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, लोअर लेवल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, यस सर। मध्य श्रेणियों के अधिकारियों का, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, यस सर। उच्चतम श्रेणियों के अधिकारियों का, टॉप लेवल, यस सर, सबके लिए। क्योंकि अगर मैंने आपको कल भी बताया था, एक संगठन के अगर 3 अंग हैं, 3 स्तर होते हैं, तो उन तीनों स्तर में जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक आपको स्टाफिंग करना होगा। तो आंसर डी इज ए राइट आंसर। 21 पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पर प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो याद रखना इसको, समामेलन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ नो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। ये समामेलन यानी कॉन्फ्रेंस, ये इसका पार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक। 20 नंबर पे बोला गया है मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स भर्ती, रिक्वायरमेंट, यस सर। सिलेक्शन, चयन, यस सर। रिक्वायरमेंट यानी गलती से ही ये रिक्वायरमेंट लिख दिया, यहाँ इसको लिखना चाहिए ट्रेनिंग, बिल्कुल सर, ये सभी, यस सर। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 23 नंबर पे बोला गया है 23 पे बोला गया है पदोन्नति और हस्तांतरण कर्मचारियों के भर्ती के प्रमुख मुख्य स्रोत हैं। प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन डॉट सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। देखो मैं आपको बताता हूँ, भर्ती कर्मचारियों का 2 तरीके से होता है, एक इंटरनल सोर्सेज से और एक एक्सटर्नल सोर्सेज से। इंटरनल मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। मान लो कि अगर एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जब हम प्रमोशन कर दिए या उन्हीं लोगों को किसी दूसरे काम में ट्रांसफ़र कर दिए, तो बोलेंगे ये रिक्वायरमेंट, भर्ती हुआ लेकिन इंटरनल सोर्सेज से, यानी कर्मचारी पहले से काम करते हैं। लेकिन अगर कर्मचारियों को बाहर से, नए कर्मचारियों को अगर आप जॉब पे रखोगे तो वो कहलाता है एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र किस तरीके का रिक्वायरमेंट का सोर्स है? तो ये होता है इंटरनल यानी आंतरिक, यानी उस संगठन के अंदर अंदर के लोगों को ही आप काम पे दे रहे हो, तो ये आंतरिक होगा, इंटरनल होगा। क्लियर है? 24 नंबर पे पूछा गया है क्वेश्चन पे 24 पे पूछा गया है किस कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना कहलाता है? बोला जा रहा है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज कॉल्ड। अगर एक काम से दूसरे काम पे लगा दिए तो सर वो क्या कहलाएगा? सर वो ट्रांसफ़र कहलाएगा। एक पर्सन यहाँ काम कर रहा था, आज उसको यहाँ पे काम पे लगा दिए तो बोलेंगे उनका क्या हो गया है? ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र हो गया वो। ठीक है सर। 25 नंबर पे बोला जा रहा है संगठन के जीवन में नियोजन किया जाता है। प्लानिंग इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। एक बार बोला है, 2 बार, कभी कभी, या इनमें से कोई नहीं? सर ये तीनों गलत है। कभी कभी नहीं सर। संगठन में भर्ती कैसे किया जाता है? नियोजन मतलब प्लानिंग कब कब किया जाएगा? कंटिन्यूसली, निरंतर। जब जब एक उद्देश्य पूरा हुआ दूसरा उद्देश्य के लिए प्लानिंग करो, एक पूरा दूसरे के लिए प्लानिंग, एक पूरा दूसरे के लिए प्लानिंग, और प्लानिंग तब तक चलता रहेगा जब तक पूरा काम आपका एंड ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही एक नया ऑब्जेक्टिव आया वैसे ही आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा। आगे पूछा गया है क्वेश्चन पे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है 26 नंबर पे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। 26 नंबर पे बाप रे दिख रहा होगा आप लोग को।
26 नंबर पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन योजना का वह प्रकार है जो प्रतिद्वंदियों की योजना पर ध्यान देने के लिए तैयार किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए प्लान मेड टू कीप ए चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर। मान लो कि, अब मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, देखो अब मैं समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। मान लो कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, आपका एक, मान लो ना, एक बिजनेस है आपका, ठीक, और मार्केट में आप ही टाइप आप ही का जैसे या आप ही के नेचर के बाकी बिजनेस भी है। आप कपड़े बेचते हैं तो और भी काफ़ी सारे लोग कपड़े बेचते हैं। तो वो लोग जो कपड़ा बेच रहा है, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, जो आपका कॉम्पिटिशन है, ठीक है, वो कॉम्पिटिटर लोग क्या क्या काम कर रहा है, उनका क्या क्या किस तरीके से अप्रोच है, उन चीज़ों को समझने के लिए आप जो प्लान बनाते हो वो क्या कहलाता है सर? वो स्ट्रेटेजी कहलाता है। यानी क्या कहलाता है सर? वो मोर्चाबंदी। यानी आप एक सॉलिड प्लानिंग बना रहे हो, एक स्ट्रेटेजी। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हराने के लिए प्लानिंग बनाएगा, और सेम वैसे ही जो पाकिस्तान का टीम होगा वो इंडिया को हराने के लिए क्या करेगा? प्लानिंग बनाएगा। तो इसे ही कहा जाता है स्ट्रेटेजी, यानी मोर्चाबंदी। क्लियर है? ठीक है सर। आगे नियुक्तिकरण है, 27 नंबर पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे कि, हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज क्या है? क्या स्टाफिंग एक नियोजन है? क्या एक प्लानिंग है? नहीं सर, प्लानिंग कैसे होगा? नियंत्रण है सर? कंट्रोल है? नहीं सर। डायरेक्शन है सर? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। क्या है? व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, टू अपॉइंट द पर्सन इन द वर्क। यस सर, डी इज ए राइट आंसर। 28 नंबर पे बोला गया है, अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन स्वरूप को समझा जाता है। बोला गया है द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेजिंग रूमर्स, रूमर्स होना चाहिए एक्चुअल में, रूमर्स इज नोन एज। मतलब कौन सा ऐसा संगठन है जो अफवाहों को बढ़ावा देता है, एकदम खूब अफवाह फैलाते रहता है? सर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन खूब अफवाह फैलाता है, और डिसिप्लिन भी कुछ नहीं होता है। हाँ, 29 नंबर, अधिकार के भरार्पण का आशय है अधीनस्थों को देश का भरार्पण करना। यानी क्वेश्चन में बोला जा रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डॉट टू सबऑर्डिनेट्स। देखो, अगर आप किसी भी पर्सन को अगर अपने अपने अगर काम का बोझ उसके ऊपर डाल रहे हो, तो आपको तो वर्क तो उसको सौंपना होगा, लेकिन उस वर्क का जो भी अथॉरिटी है, यानी उस वर्क का जो भी अधिकार है, वो अधिकार भी आपको उसको देना होगा, ताकि वो अपने काम को सही तरीके से कर सके। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आप क्या दे सकते हो उसको? कार्य एवं संबंधित अधिकार, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। तो डी राइट आंसर। डेलीगेशन के लिए आपको ये दोनों चीज़ उनको देना होगा। 30 नंबर में बोल रहा है, अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि, ठीक है, उत्तरदायित्व के साथ क्या दिया जाए? यानी उत्तरदायित्व, टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इज नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो डेलीगेटेड विथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या दे सर? अधिकार, अथॉरिटी देना चाहिए सर। अगर आप मेरे ऊपर सिर्फ उत्तरदायित्व को ही डालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डालोगे, और हमको कोई राइट्स, कोई अथॉरिटी नहीं दोगे, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे? नहीं। पुलिस को बोल दिए कि जाओ जा करके चोर को पकड़ो, और लेकिन बोला है चोर को पकड़ने के बाद ना तो चोर को डांटना, ना उसको कुछ पूछना कि वो चोरी क्यों किया, कहाँ किया, कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या पुलिस से कोई डरेगा? क्या पुलिस का काम सही से पूरा होगा? नहीं। सिंपल बात है। तो अगर हम किसी कर्मचारी को अगर कोई भी काम का भार यानी भरार्पण कर रहे हैं, डेलीगेशन दे रहे हैं उसको, तो हमको काम के साथ साथ उस काम से रिलेटेड जो अथॉरिटी है, अधिकार, वो अधिकार को भी उसको सौंपना पड़ेगा। क्लियर है? तो आंसर ए राइट आंसर। देखो, इसको थोड़ा अच्छा से समझाते हैं। मान लो कि स्कूल है, एक स्कूल में एक टीचर है, वो टीचर अगर मान लो किसी दूसरे क्लास में पढ़ाना चला गया और वहाँ कोई क्लास टीचर नहीं आया है, तो वो स्कूल उस क्लास में वो एक मॉनिटर को रख के जाता है। यानी मॉनिटर को बोलता है कि क्लास को हल्ला होने नहीं देना, और अगर कोई हल्ला करता है तो बोर्ड में नाम लिख देना, फिर हमको बताना और हम उसको पनिशमेंट देंगे। तो अब वो अगर टीचर नहीं होगा, तो वो जो मॉनिटर है या क्लास का हेड गर्ल या हेड बॉय है, उसको टीचर से थोड़ा कम राइट्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो अपने काम को ठीक तरीके से कर पाए। ठीक है सर। 31 नंबर में पूछा, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच एस्टैब्लिश किया जाता है? विभागों के बीच, बिटवीन डिपार्टमेंट, यस सर। समूहों के बीच, बिटवीन ग्रुप्स, यस सर। प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यस सर। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आगे पूछा जा रहा है,
आगे पूछा गया है क्वेश्चन में पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक का मतलब होता है सुपरविजन, डॉट के अंतर्गत आते हैं, किसके बीच आते हैं? देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने आपको कल भी बताया था मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, 3। इधर है टॉप लेवल, इधर है मिडिल और इधर है लोअर। तो लोअर लेवल में ही एक पर्सन यहाँ लोअर लेवल में एक पर्सन काम करता है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। और सुपरवाइजर किसके बीच का कड़ी होता है पता है आपको? मिडिल में, मतलब मध्य स्तर, यानी जो मिडिल लेवल होता है उसके बीच, और जो कर्मचारी लोग होते हैं उसके बीच ये मीडिएटर्स का काम करता है, माध्य व्यक्ति का काम करता है। तो बोला गया है कि पर्यवेक्षक किसके अंतर्गत आता है? तो सर ये आता है आपका लोअर लेवल के। किस में आता है ये? लोअर लेवल में आता है, ठीक है सर। डॉट डॉट के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने का कला है। बोला गया है अकॉर्डिंग टू डॉट मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। लोग ग्रुप में काम करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद भी काम करना और दूसरे के साथ ग्रुप में मिल के काम करना। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया था आपका कुंटज एंड ओडेनोल। ग्रुप में काम करना है, ग्रुप में, ठीक है। चलो सर, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है गलत संगठन संरचना निष्पादन को, गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। ये किसने कहा था? रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयड दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। मतलब किसने कहा था? देखो इसको याद कैसे रखेंगे। बोला गया है क्या कर देता है जी? नष्ट कर देता है। क्या कर देता है? नष्ट, बर्बाद कर देता है। बोला जाता है कि दारू कभी नहीं पीना, नशा कभी नहीं करना, सिगरेट बीड़ी गुटखा नहीं खाना, नहीं तो आपका ज़िंदगी नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कभी भी ड्रिंक नहीं करना। क्या नहीं करना? ड्रिंक। तो ड्रिंक से याद रहेगा ड्रंकर। ड्रिंक नहीं करना, नहीं तो नष्ट हो जाओगे बच्चा। क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। तो याद रखना ड्रिंक नहीं करना। ड्रिंक नहीं करना मतलब ड्रंकर। ड्रंकर, ड्रिंक नहीं करना, नष्ट हो जाओगे, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़। तो किसने कहा था? ये ड्रंकर ने कहा था, ठीक है सर। 35 में बोला है, 35 नंबर पे बोला गया है कि उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। इन एन एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश बाय टॉप लेवल। सर ऑर्गेनाइजेशन का काम टॉप लेवल करेगा। संगठन, बिजनेस बनाना है, बिजनेस बनाना है सर, कौन सा लेवल काम करेगा? सर टॉप लेवल मैनेजमेंट काम करेगा, टॉप लेवल। 36 पे बोला गया है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना जानी जाती है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज एकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नोन एज। ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ बनाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कार्यक्रम कहलाता है सर, प्रोग्राम। प्रोग्राम सर, ठीक। 37 नंबर पे बोला गया है नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम है। यानी जब आप प्लानिंग करते हो, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। यानी जब आप प्लानिंग करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कल मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ा था, वहाँ बोला था लास्ट कदम। पहले उसका आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर था ये डी नंबर, ठीक है। अब पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे, बोला गया है पहले क्या होगा? तो देखो अच्छा से बताता हूँ। सबसे पहले होगा आपको उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा। ये सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना होगा। उद्देश्य निर्धारित हो गया तो वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना होगा, यानी ऑप्शन ए। जब ये हो गया फिर आपको श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना होगा, यानी ऑप्शन सी नंबर। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है ये 4 पे। तो यहाँ बोला गया है कि सबसे पहला काम आप क्या करोगे? तो पहले उद्देश्यों को निर्धारित करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सर उद्देश्य निर्धारित करेंगे, इसके बाद ही तो नियोजन का बाकी काम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 38 में बोला डॉट द्वारा प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। बोला गया मैनेजमेंट इटसेल्फ डिपेंड्स एक्सपेंड्स थ्रू। मतलब किस चीज़ से जो है वो विकास होता है? डेलीगेशन से सर। किस चीज़ से? डेलीगेशन। जब आप कर्मचारियों को भार दोगे तो उनके काम का तरीका निखरता है, विकसित होता है। तो सर डेलीगेशन, डेलीगेशन भरारपण राइट आंसर। 39 पे बोला गया है एक अधीनस्थ को एक ही अधिकार का आदेश प्राप्त होना चाहिए। इस सिद्धांत को डॉट के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वन सब ऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। दिस प्रिंसिपल्स इज नोन एज आदेश की एकता। क्या बोला जाता है इसको? आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। यानी हम अगर ऑर्डिनेट्स हैं, किसी के लिए काम करने वाला आदमी है, तो हमको सिर्फ मेरे जो ओनर है एक ही आदमी से ऑर्डर आए। अगर हमको बहुत सारे लोग अगर ऑर्डर देंगे तो हम किसका किसका ऑर्डर को पूरा करेंगे? नहीं पूरा कर सकते हैं। हम काम
अच्छा से तभी करेंगे जब ऑर्डर हमको कोई एक आदमी दे, ताकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसे यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन योजना का प्रकार नहीं है, इसमें से कौन जो है वो आपका प्लानिंग का हिस्सा वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लान। बजट सर है हिस्सा, कार्यविधि सर है हिस्सा, कार्यक्रम है सर ये, मोटिवेशन ये इसका हिस्सा नहीं है। क्योंकि पता है मोटिवेशन किसका हिस्सा है, निर्देशन का। मोटिवेशन हिस्सा होता है डायरेक्टिंग का। क्लियर है सर? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए। कल मैं आप लोगों को सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो बेझिझक पूछ दीजिएगा। और फिर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्ज़ाम, सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे उन सारे के मॉडल पेपर मैं आपको आंसर के साथ डाल दूंगा, ताकि आप अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए, खूब मेहनत कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार नंबर से आप लोग पास होइएगा। तब तक सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और एकदम पढ़ाई में अपना जी जान झोंक दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही एक और इसका सेट 3 के साथ। बाय, टेक केयर।